तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज संसद में मोदी के भाषण पर यह चर्चित शेर बिल्कुल मुफीद बैठता है। मोदी ने 85 मिनट के अपने भाषण में इधर उधर की बातें की और दुनिया भर की बातें करके चले गए, लेकिन उन सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा जो सवाल उन पर चिपके हैं। अगले 20 मिनट तक आप सुनेंगे तो समझेंगे। इनके समर्थक कहते हैं कि इनका सीना 56 इंच का है। हालांकि समर्थक क्या कहते हैं, पहली बार 2014 के चुनाव के पहले एक भाषण में खुद मोदी जी ने अपने सीने का नाप बताया था, लेकिन 56 इंच सीने वाले मोदी ने आज 85 मिनट के भाषण में उस आदमी का नाम भी नहीं लिया जिसकी वजह से दुनिया भर में हंगामा मचा है। मोदी ने न तो उस आदमी का नाम लिया जिससे उनकी अंतरंगता के किस्से विवाद और बवाल की वजह बन गए, न ही उन आरोपों का जवाब दिया जो बीते 10-12 दिनों से उन पर लगातार लग रहे हैं, न ही राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब दिया जो संसद में पूछे गए। यह कैसा 56 इंच का सीना है जो सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय आरोपों के जवाब में आरोप लगाकर अपने सांसदों और मंत्रियों की तालियां बटोरकर 85 मिनट का भाषण देकर संसद से चले गए। इतने लंबे भाषण में पीएम मोदी ने लगातार और जमकर अपनी पीठ थपथपाई, अपनी सरकार के वही सब काम गिनाए जो मोदी जी कई साल से चुनावी रैलियों में गिनाते रहते हैं। शौचालय से लेकर मुफ्त अनाज के आंकड़े पेश कर गए, गैस कनेक्शन से लेकर पक्के घर के आंकड़े सुना गए, बहुत कुछ और बता गए मोदी जी। बस खुद पर लगे आरोपों का न तो जवाब दिया न अडानी का नाम लिया। कल राहुल गांधी ने मोदी से अडानी के रिश्ते को लेकर 7-8 अहम सवाल पूछे थे। 2014 से 2022 के बीच अडानी की दौलत में 24 गुना इजाफा पर सवाल पूछे गए थे। बीते 3 सालों में अडानी के आर्थिक साम्राज्य के विस्तार के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। मोदी ने जवाब देना तो दूर, अपने भाषण में अडानी का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे जैसे देश में न तो अडानी नाम का कोई आदमी रहता है, न ही अडानी को लेकर कोई आरोप उन पर लगा हो। मोदी जी से अब यह कौन पूछेगा कि जिस अडानी को आपने देश के हर सेक्टर में ठेके दे दिए, जिस अडानी को देश के 6 एयरपोर्ट एक ही बार में एक ही साल में दे दिए, जिस अडानी को आपने पावर, माइंस, सड़क, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ दे दिया, उस अडानी का एक बार नाम तो लेते, नाम लेकर सीधे आरोपों का जवाब तो दे देते, बता देते कि हकीकत वो नहीं जो तुम कह रहे हो, हकीकत ये है जो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह रहा हूं। अगर वाकई 56 इंच का सीना है तो मोदी जी उसी 56 इंच के सीने के साथ डंके की चोट पर कहते कि हां, हमने अडानी को देश के विकास के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी दी है। कहते कि हां, हमने अडानी को 6 एयरपोर्ट बेचा है। कहते कि हमने अडानी को देश के हर सेक्टर में आगे बढ़ाया। कहते कि हां, अडानी में सबसे ज्यादा काबिलियत है, इसलिए हमने उसे बीते सालों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। कहते कि अडानी की यह खासियत है कि जो देश के किसी भी कारोबारी में नहीं है, इसलिए देश के साथ सबसे अधिक तरक्की अडानी कर रहा है। कहते 56 इंच के सीने वाले हैं। लेकिन मोदी को न यह सब मानना था न कहना था। पहले से जिस तरह के भाषण का अंदाजा हम सबको लग रहा था, वैसा ही भाषण मोदी जी दे गए। राहुल गांधी के इन सवालों में क्या ऐसा था कि जवाब देना मोदी जी ने जरूरी नहीं समझा? सवाल क्या था, एक बार फिर सुनिए, फिर आपको बताऊंगा। ईडी का जिक्र अगर मोदी ने आज किया विपक्षी नेताओं के संदर्भ में, उसका मतलब क्या है? पहले राहुल गांधी ने क्या कल कहा था, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit?
How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question. ये तो कल राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अडानी को लेकर कुछ सवाल पूछे। उस जादू का राज जानना चाहा जिसकी वजह से मोदी राज में अडानी का सितारा इतना बुलंद। वो भी सुन लीजिए क्या खड़गे ने क्या कहा। एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। राहुल गांधी खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी ने यूपीए काल में हुए घोटालों की लिस्ट गिना दी। 2004 से 2014 के बीच की नाकामियां गिना दी। मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर कहता हूं कि कांग्रेस काल में यह सब ना हुआ होता तो लगातार 2 बार ऐसी शिकस्त न मिली होती। जनता ने उन्हें सजा दे दी है। अब तो आपकी बारी है मोदी जी। न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे आपने लगाए थे। अच्छे दिन के दावे और वादे आपने किए थे। तो अगर आप पर आरोप लग रहा है तो जवाब कौन देगा? आरोप जब आप पर लगेंगे तो आप 10, 20, 30 साल पहले की बात करके लीपापोती क्यों करने लगते हैं? विपक्ष के बारे में जो कहना हो कहिए, उनकी सरकारों के वक्त जो हुआ वो कहिए, लेकिन अपने हिस्से का जवाब तो दीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी से पूछेगा कौन? लंबे भाषण के आखिर में मोदी जी थोड़ा इमोशनल अत्याचार भी कर गए। वो इमोशनल अत्याचार क्या है आगे बताऊंगा। उससे पहले यह भी जान लीजिए कि मोदी जी ने एक तरह से मान लिया कि ईडी जैसी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी रहती है। भले ही मोदी अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं की एकजुटता पर तंज कर रहे थे, लेकिन एक तरह से हकीकत भी बयां कर गए। पहले सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने, और यह बयान बहुत अहम है, बहुत कुछ कहता है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद आप ही सोचिए जरा, पीएम खुद कह रहे हैं कि ये लोग ईडी की वजह से एक मंच पर आ गए हैं। ईडी का धन्यवाद देना चाहिए। ये तो एक तरफ से स्वीकारोक्ति है। देश के सत्ताधीश अगर ये कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। किसे नहीं पता कि बीते 4-5 सालों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन छापे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर डाले गए। और आज अगर प्रधानमंत्री मोदी तंज में हंसकर मुस्कुराकर ये कहते हैं कि ईडी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि विपक्ष के नेता ईडी की वजह से साथ आ गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रधानमंत्री ने इशारों में वही कह दिया जो देश में बीते 4-6 सालों से हो रहा है। एक आंकड़ा मेरे पास है और कुछ कहा प्रधानमंत्री ने वो भी बताऊंगा, क्योंकि हर चैनल पर आपको सिर्फ मोदी की अच्छी अच्छी बातें, वो शेर, वो काका हाथरसी की 2 लाइनें, वो दुष्यंत कुमार के शेर, ये सब सुनाए जाएंगे। ये भी बताया जाएगा कि मोदी जी ने कैसे 140 करोड़ लोगों की बात की है। ये भी बताया जाएगा कि मोदी के भाषण में कितनी बार तालियां पड़ी, कितनी बार मेज थपथपाए गए, कैसे सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, सांसद जो बैठे थे मोदी की पीठ के पीछे, वो लगातार जब मोदी अपनी पीठ थपथपाते थे, उनकी पीठ के पीछे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे, मोदी 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 के नारे लगा रहे थे, जब मोदी खुद अपना नाम ले रहे थे। मोदी अपना नाम ले, अपने इकबाल की बात करें, अपना जिक्र करें कि मोदी के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं, और पीछे सांसद, मंत्री मोदी 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 मोदी
ऐसे कर रहे थे जैसे किसी चुनावी रैली में हो, सामने कार्यकर्ता हो, भीड़ हो, ये सांसद और मंत्री, ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें मौका था कि प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना था, तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर और मोदी मोदी करके। लेकिन मुख्य सवाल गायब। जो सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उठा है और जो सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और जो सवाल अडानी की के विस्तार से, उसके ग्रोथ से उठा है। लेकिन फिलहाल ईडी की बात, चूंकि मोदी जी ने ईडी का जिक्र छेड़ा है, तो एक आंकड़ा है, मैंने कई बार स्टोरी बनाई है, वीडियो बनाया है। एक आंकड़ा है, एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 20-21 सितंबर 2022 की। उस रिपोर्ट के हवाले से दो जानकारी कि कैसे विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों के नेताओं को कैसे ईडी टारगेट करती रही और क्या डेटा और आंकड़ा है। एक्सप्रेस की हेडलाइन है, स्क्रीन पर आप देखेंगे, सिंस 2014 4-fold जंप इन ईडी केसेज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, 95% आर फ्रॉम अपोजिशन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 95% ईडी के शिकार जो हैं, शिकंजे में आए, वो विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी। और इसमें एक आंकड़ा है कि 2014 से लेकर अब तक, मतलब 5 महीने पहले तक मान लीजिए, क्योंकि उस समय तक का आंकड़ा है, सितंबर तक का, 121 पॉलिटिकल लीडर्स, विपक्ष के नेता ईडी के शिकंजे में, ईडी की चपेट में आए, ईडी ने छापे मारे। उनमें से 121 जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अंडर प्रोब हैं, जिसमें से 115 विपक्ष के नेता हैं। 121 में से 115 विपक्ष, सोचिए 95% विपक्ष के नेता, और इसमें सिर्फ 6 बीजेपी एंड एलाइज, उनके गठबंधन। यह है आंकड़ा ईडी का। अगर यूपीए का देखेंगे फर्क पता चलेगा। यूपीए काल की कहानी कुछ और थी, उस पर मैं जा नहीं रहा हूं, मोदी जी काफी आज बोल चुके हैं। तो आपको लगता है देश के नागरिक के तौर पर, अगर आप यूपी में रहते हैं, अगर आप हरियाणा में रहते हैं, अगर आप एमपी में रहते हैं, अगर बीजेपी शासित राज्यों में रहते हैं, अगर आप असम में रहते हैं या उन राज्यों में रहते हैं जहां 10 साल 15 साल से बीजेपी की सरकारें हैं, आपको लगता है कि वहां कहीं कोई करप्शन नहीं है, वहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, वहां कोई घपला घोटाला नहीं है, वहां जीरो टॉलरेंस वाला बिल्कुल सतयुग है, राम राज्य है? क्या आपको लगता है कि वहां ठन्नी चौवन्नी सिक्का कुछ भी नहीं लिया जाता, कोई घूस की कोई बात नहीं होती है? क्या आपको ऐसा लगता है? आप अगर नागरिक हैं, किसी राज्य के बाशिंदे हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं, आप खुद इन सवालों का जवाब तलाशिए कि क्या वहां करप्शन नहीं है? करप्शन हर जगह है पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर ईडी जांच करती है, छापे मारती है, तो बराबर में सबके लिए हो। लेकिन यहां क्या है? ऐसा एक और आंकड़ा एक्सप्रेस के हवाले से सीबीआई का है, सीबीआई का भी, कि फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, यस, ए सर्ज इन शेयर ऑफ अपोजिशन लीडर्स इन सीबीआई नेट। इसमें भी है 124 पॉलिटिकल लीडर प्रोब के उसमें आए रडार में 2014 से लेकर सितंबर 2022 तक, जिसमें 118 विपक्ष के नेता थे, 6 बीजेपी के थे। 118 विपक्ष, जिसमें टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, ये सब के नेता। एक टेलीग्राफ की हेडलाइन है 25 अगस्त 2022 की, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट। इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स, तो ये रेड राज, जहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं पर या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उन पर छापे मारती है जो सत्ता के साथ कदम ताल नहीं करते। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और ये आंकड़े गवाह हैं। इसमें भी अलग अलग राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, बिहार, केरला, कहां सीबीआई ने या ईडी ने या केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, किन पर मारे, उसकी लंबी कहानी है। इस पर मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं। और आज तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि ईडी के डर से ये सब साफ है। इसका मतलब ईडी डराता है और इसका मतलब ईडी सेलेक्टिव ढंग से काम करता है। प्रधानमंत्री ने कुछ और बातें की। प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि एक देश में नैरेटिव है कि 2014 के पहले देश में कुछ था ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा था। वो कंगना रनौत है ना, जिन्होंने कहा आजादी भीख में मांग कर मिली थी, असली आजादी 2014 के बाद मिली। तो प्रधानमंत्री मोदी उसी अंदाज में बोलते हुए उन्होंने कहा, ट्रेनों की बात की, विकास की बात तो करते ही हैं, ट्रेनों की बात करते हुए कहने लगे कि अंग्रेज जैसे छोड़ गए थे उसी भाव में हम जीते रहे, और ऐसे बात कर रहे थे जैसे 2014 के पहले हम जैसे लोग या आप जैसे लोग
मीटर गेज और लूप लाइन में चला करते थे। अंग्रेजों के समय में वो मीटर गेज हुआ करता था, लूप लाइन, छोटी लाइन, क्या उससे चलते थे? इस आज़ाद भारत में आंकड़ा मैंने निकाला, 69 में राजधानी एक्सप्रेस चलनी शुरू हुई। तो कितने साल हो गए? 50 साल से ज़्यादा, 53 साल पहले। और राजधानी एक्सप्रेस एक से एक शानदार राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, पटना, अलग अलग राज्यों की राजधानी को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, शताब्दी एक्सप्रेस 80 के दशक में। तो जिस देश में शानदार ट्रेनें पहले भी चली, हाँ 10 साल में विकास होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, वो हुआ, वो सरकार का काम है। 10 साल से अब सरकार में रहेंगे, 2500 नई ट्रेनें चलेगी, कुछ नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, पटरियों में सुधार होगा, ये होना ही चाहिए, पहले भी हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि अंग्रेज जो छोड़कर गए वही था। आप जब 2014 में आए उसके बाद रेलवे का भी कायाकल्प हुआ, सब चीज का तो हुआ ही, एयरपोर्ट और सब चीज, ऐसा लगता है आपके पहले कुछ था ही नहीं। जिस दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को शानदार एयरपोर्ट माना जाता है, क्या वो मोदी जी के आने के बाद 14 के बाद ही बना है? और जब मोदी जी ये बोलते हैं तो उस 6 साल को भी भूल जाते हैं, जब 98 से लेकर 2004 तक वाजपेयी जी थे देश के प्रधानमंत्री। क्या तब भी कुछ नहीं हो रहा था देश में? 6 साल वाजपेयी जी बैठे रहे देश की सत्ता पर, न रेलवे के लिए काम किया, न हवाई अड्डों के लिए काम किया, कोई भी काम नहीं किया, विकास के कोई काम वाजपेयी जी ने भी नहीं किए। मोदी जी बात ऐसे ही कर रहे थे आज, जैसे 2014 के बाद ही देश में जो भी हुआ उसके बाद हुआ। एक्सप्रेस और हाईवे का भी जिक्र किया, ठीक है, कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे बने और बनने भी चाहिए। 10 साल आप सत्ता में रहेंगे तो 1 नहीं, 10 नहीं, 20 बनने चाहिए। आप बना रहे, अच्छी बात है, उसके लिए नितिन गडकरी की तारीफ भी होती है। लेकिन क्या 2014 के पहले इस देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं था? क्या नोएडा से लेकर लखनऊ तक, नोएडा से पहले आगरा तक मायावती की सरकार ने बनवाया हाईवे, एक्सप्रेसवे 2012 के पहले? और अखिलेश यादव के राज में 12 से 17 के बीच में क्या आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं बना? क्या मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे नहीं था? क्या देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अच्छे एक्सप्रेसवेज नहीं बने? 2 का तो मैं मिसाल दे रहा हूं। क्या ये सब 2014 के बाद ही बना? 2014 के बाद यूपी में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, लेकिन नोएडा से अगर गाजीपुर तक पहुंच रहे हैं तो लखनऊ तक उन एक्सप्रेसवे पर होते हुए पहुंच रहे हैं जो 2014 के पहले मायावती और अखिलेश की सरकारों ने बनाया। तो मोदी जी का अंदाजे बयां कुछ और है, भाषण में उनका जवाब नहीं है, बोलने में कोई जवाब नहीं है, शैली अलहदा है, पीछे भीड़ है, 200 से ज्यादा ऐसे सांसद, मंत्री, थप 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 थप, तालियां तालियां, मोदी 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 संसद में हो रहा था, तंज का अंदाज था। और बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही, जिसमें उन्होंने जो बार बार भूखों को खाना देने वाले अंदाज में जो बोलते हैं, दानवीर मोदी जी जैसे पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं, उसका भी जिक्र किया, शौचालय का जिक्र किया, ये सब भी किया। और साथ में मोदी जी ने ये भी कहा, इमोशनल अत्याचार, जो मैंने कहा आपको, इमोशनल अत्याचार ये कि जिन किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं, जो लोग फुटपाथ पर रहते थे, जिन्हें पक्के घर मिले, जिन्हें मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला, वो 140 करोड़ लोग, वो मोदी जी की सुरक्षा कवच है। जब मोदी जी 140 करोड़ बोलते हैं सुरक्षा कवच है, वो 140 करोड़ लोग, 25 करोड़ परिवार, तो क्या वो भूल जाते हैं कि सामने जो विपक्ष के सांसद बैठे हैं, विपक्षी दलों के जो नुमाइंदे हैं, वो भी चुनकर आते हैं, उनको भी कोई चुनता है, जो चुनता है वो उन्हें उन पर भी यकीन करता है। देश की इतनी बड़ी आबादी में से 37% लोकसभा में वोट मोदी जी को मिले, 63% वोट मोदी जी के खिलाफ है, 22 करोड़ वोट अगर बीजेपी को मिले तो 12 करोड़ कांग्रेस को भी मिले और बाकी पार्टियों को। तो जब 140 करोड़ बोलते हैं तो इसी हिसाब से फीसदी बांट लीजिए कि ऐसे लोग भी हैं जो आपसे असहमत हैं, आप पर सवाल करते हैं, आपके फैसलों पर सवाल करते हैं, या आप पर भरोसा नहीं करते, या आपके जुमले पर, आपके वादों पर यकीन नहीं करते, या आपने बहुत सारी बात नहीं की। आप जब बातें बड़ी बड़ी करते हैं तो आपसे कोई पूछता कहाँ है? क्या आप कहते हैं सबको पक्का मकान मिल गया तो मिल गया क्या? किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी तो हो गई क्या? 15 लाख के दावे वादे आपने खुद किया, आ गया क्या? तेल की कीमतें, गैस की कीमतें कहाँ है? ये सब कौन बात करेगा? कोई करता नहीं है। लेकिन संसद में आपने एक माहौल बनाया और मोदी जी ये सब कहकर चले गए। उसके बाद उसमें जो उन्होंने कहा, एक बात कही कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं पैदा हुआ है, टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, हमने देश के लोगों के लिए, भविष्य के लिए जीवन खपा दिया है। मोदी पर भरोसा
देशवासियों का जो है इनकी समझ के दायरे से बाहर है, इनकी समझ के दायरे से काफ़ी ऊपर है। और इसी वक्त पीछे से मोदी की आवाज़ें आई, जो उनकी पीठ के पीछे जो लोग बैठे थे, सांसद और मंत्री बीजेपी के। तो सवाल ये उठता है, चमकता चेहरा तो मोदी जी का है, अखबारों पर हजारों करोड़ का विज्ञापन अखबारों में, चैनलों में, और उसके बाद हर चैनल मोदी जी के प्रति इस कदर समर्पित है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी मैं, चैनल भी है, एंकर भी है, संपादक भी है, सब है। तो कैसे कहते हैं कि टीवी के चमकते चेहरे के तौर पर आपकी पहचान नहीं बनी है या इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है? पूरा नैरेटिव मीडिया का मोदी जी आपके लिए है, और मीडिया का पूरा नैरेटिव विपक्ष के खिलाफ है, सिर्फ आपको महान बनाने के लिए और विपक्ष को खलनायक बनाने के लिए। मीडिया इस देश का कई सालों से यही कर रहा है। तो आप मीडिया में चमकते हैं और मीडिया में विपक्ष को टारगेट किया जाता है, उसका आपको फायदा होता है। बाकी बातें अब नैरेटिव और वो सब नहीं करूंगा, लेकिन यही मोदी जी के भाषण का लब्बो-लुआब है। उस लब्बो-लुआब के साथ अब लगातार चैनलों पर आप मोदी जी का डंका बजता हुआ देखेंगे। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का जवाब, हिल गए राहुल, हिल गया विपक्ष, लुट गया विपक्ष, पिट गया विपक्ष, ये सब आपको लगातार 24 घंटे तक दिखा अलग अलग चैनलों पर दिखेगा। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या उन सवालों का जवाब नहीं चाहिए? उन सवालों का जवाब मोदी जी को नहीं देना चाहिए जो सवाल उठे हैं? और वो सवाल क्या हैं, कैसे उठे, इस पर बहुत बार बात हो चुकी, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि सवाल तो हम पूछेंगे और हमें पता है कभी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन दर्शक के तौर पर आपका भरोसा हमें हौसला देता है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।